नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप सिंह आज विशेष के इस अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं कि जो 2024 वर्ष 2024 गया वो इतिहास में कैसे अमर हो गया और उसने भारत को किन नई नई उपलब्धियों से, बड़ी बड़ी उपलब्धियों से नवाजा, कितने बड़ी बड़ी उपलब्धियों का वो उपहार हमें दे करके गया। और 2025 जो हमारे सामने है, हमारे पास है, हमारे साथ है, हमारे आगे है, उससे भारतवासियों को क्या क्या उम्मीदें हैं। तो बहुत सी उम्मीदें हैं, हम एक एक करके सबकी बात करते हैं। सबसे पहले तो ये कि स्पेस मिशन 2024 के जाते जाते जो है इसरो ने भारत को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया और स्पेडॉक्स मिशन लॉन्च किया, यानी स्पेस डॉकिंग मिशन लॉन्च किया। ये भारत के लिए वास्तव में बहुत बड़ा तोहफा था और आने वाले वर्ष में भी इसरो के बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स हैं। ये तो हो गई स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी की बात। अब दूसरी बात करते हैं, अगर जो इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं तो इस साल भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ है, जिस तरीके से हमारी यूपीआई जो है सारे रिकॉर्ड्स तोड़ रही है, जिस तरीके से हमारा जीएसटी कलेक्शन सारे रिकॉर्ड्स तोड़ रहा है, जिस तरीके से हमारा फॉरेन रिजर्व सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है, वो तो 2024 में ही जो है 700 बिलियन के पार चला गया था। तो आने वाले साल में, इस वर्ष में 2025 में हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है बहुत ही रोबस्ट रहने वाली है, बहुत ही जबरदस्त रहने वाली है। और जो इंडिया $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का स्वप्न लेकर के, मिशन लेकर के चल रहा है, उसमें एक लंबी छलांग 2025 में भारत जरूर लगाएगा। इसके बाद बात करते हैं कि जो वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश हुआ था, जो है सदन में पेश होने की मंजूरी मिली थी, उस पे वोटिंग हुई थी, तब मंजूरी मिली थी। उस बिल के पास होने की पूरी गुंजाइश है, हालांकि इंप्लीमेंटेशन 2029 के इलेक्शन से होगा। एक और चीज पे आपका ध्यान चाहूंगा कि जो जनगणना, पहली जनगणना हमारे देश में 1901 में हुई थी, तब से हर 10 साल के बाद जनगणना हमारे देश में होती आई है। यानी 1901, 1911, 1921, 1931, 1941, 1951, 1961, 1971, 1981, 1991, 2001 और 2011। लेकिन 2021 की जनगणना जो है वो नहीं हो पाई कोरोना के कारण। यानी कि स्टार्ट हुआ था 1901 में और जो आजादी के बाद पहली जनगणना थी वो 1951 की थी। तो अब जो जनगणना होगी, अब आज की डेट में डेटा इज टिकिंग, जिसके पास सबसे ज्यादा डेटा है, सबसे डिटेल में जिसके पास डेटा है, जिस सरकार के पास, जिस ऑर्गेनाइजेशन के पास, वो अपने आप को सबसे ज्यादा जो है सबसे ज्यादा ऐसी जगह, ऐसी उसमें पाता है, ऐसी स्थिति में पाता है, ऐसे हालात में पाता है कि वो बहुत कुछ कर सकता है। उसी हालात में आज की डेट में भारत है। तो बहुत ही वृहद पैमाने पे बहुत ही डिटेलिंग ली जाएगी। डिटेलिंग का मतलब ऐसी डिटेलिंग जो देश और देशवासियों की तरक्की, उनकी सहूलियत के लिए अच्छा हो। जैसा विपक्ष कह रहा है कि हमें जातीय जनगणना करानी है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। देश को जाति के शिकंजे और जकड़न से मुक्त होना बहुत बहुत आवश्यक है। राहुल गांधी जो आजकल जाति जनगणना की बात करते हैं, भाई ना नेहरू जाति जनगणना के पक्ष में थे, ना उनके बाद की जो है कांग्रेस की सरकारें जाति जनगणना के पक्ष में थी। अब राहुल गांधी को कुछ नहीं दिखता है तो वो भारत को टुकड़े टुकड़े, वैसे भी वो टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करते हैं। वो एक अलग हम जो है एस्पेक्ट में देख लें, और जाति जनगणना में टुकड़े टुकड़े करें वो भारत की जनता को, वो अलग एक्सपेक्ट में देख लेते हैं। लेकिन टुकड़े टुकड़े वाला ही उनकी मानसिकता हमें शुरू से नजर आती है। तो जाति जनगणना एक बाई एंड लार्ज लिया जा सकता है। देखिए, ये खेल स्टार्ट किया था अंग्रेजों ने, जो जाति की जनगणना का खेल स्टार्ट किया था, क्योंकि वो जानते थे जब वो देश छोड़ के गए, हम 33 से 35 करोड़ थे, वो सिर्फ 1 लाख थे। आप सोच के देखिए, 1 लाख इंसान 35 करोड़ इंसानों को कैसे रूल करता था, वो कैसे रूल करके गया। तो
जो साइकोलॉजी यूज करते थे ना, कैसे हमारी साइकोलॉजी पे वो हावी थे। तो जाति की जनगणना उन्होंने स्टार्ट की थी। आजादी के बाद इसका विरोध हुआ कि इसे बंद हो जाना चाहिए। हाँ, जो शोषित, वंचित और पिछड़े रह गए हैं उनको आगे जाने के लिए क्या क्या प्रावधान हो सकते हैं वो सारे करने चाहिए, वो बड़ी अच्छी बात थी। और जाति का आधार उनका क्या था जनगणना का? वो ये देखते थे कि इसका फोरहेड कितना लंबा है, किसकी चिन का टाइप क्या है, किसकी नोज का टाइप क्या है। दीज वर द पैरामीटर्स। भारत के लोगों के बारे में, उनकी जातियों के बारे में अंग्रेज आके निर्धारित कर रहा था। भाई, अंग्रेज निर्धारित कर रहे थे जनगणना के समय, और उनका सिर्फ एक मकसद था कि भारत की का जो जनमानस है उसको इतने छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो और उनको आपस में इतना लड़ाते रहो कि कभी वो एक ना हो पाए, और एक होकर के, सामूहिक होकर के, एक शक्ति होकर के, एकता बनकर के, राष्ट्रीय एकता बन के हम पे टूट ना पड़े, या बहुत दोबारा आगे ना, जो जिस तरीके की सोने की चिड़िया रहे दोबारा ये सोने की चिड़िया ना बन जाए। तो ये उनकी मानसिकता थी। तो क्या राहुल गांधी की भी मानसिकता यही है? खैर, हम आते हैं जनगणना पे। तो जनगणना इस बार इस वर्ष होनी है 2025 में। सरकार कोशिश करेगी कि ऐसा डेटा, ऐसे आंकड़े जुटाई जाएं कि भाई कितने हाउस होल्ड हैं हमारे देश में, कितने परिवार। भाई ये तो गिना ही जाएगा कि जनसंख्या कितनी है, ये भी गिना जाएगा कि परिवार कितने हैं, उस परिवार में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने वयस्क हैं, कितने नाबालिग हैं। जो वयस्क हैं उनमें से कितने लोग काम करते हैं, किस स्तर का काम करते हैं, क्या उनकी शिक्षा दीक्षा है, जिससे सरकार सरकारी प्राइवेट नौकरियों में जो है उनको ले सके कम से कम हर घर का एक बंदा या हर घर का एक शख्स, और अगर जो उससे ज्यादा लोग योग्य हैं तो उनको नौकरी दी जा सके, उनको रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। आजकल तो भारत के पास बाहर से भी बहुत मौके आते हैं। अभी इजराइल कह रहा है कि हमें 1-2 लाख जो है इंडियंस चाहिए, हमारे यहाँ जो है वॉर में इतना डिस्ट्रक्शन हुआ है, रीबिल्ड करना है। रशिया भी सेम ही कह रहा है कि उसको भी बहुत से लाखों में जो है इंडियंस चाहिए, उसको रीबिल्ड करना है अपनी कंट्री को, उसका भी डिस्ट्रक्शन हुआ है। तो भाई, जब सरकार के पास वृहद विस्तृत डेटा होगा तो इंसान को ऐसे अंधकार में भटकना नहीं पड़ेगा, भारत के नागरिकों को अंधकार में भटकना नहीं पड़ेगा। आजकल टेक्नोलॉजी का युग है, इंडिया ने डिजिटल इंडिया वाली लाइन पे इंडिया जीता है, तो सबके हाथ में मोबाइल है। कल हम ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि कभी किसी को जॉब मिली तो सरकार के पास वो रिकॉर्ड है, सरकारी प्राइवेट छोटा बड़ा जो भी, और अगर जो जॉब छूट गई या छोड़ दिया उस व्यक्ति ने तो इसका भी रिकॉर्ड है सरकार के पास। और जैसे ही नई अपॉर्चुनिटी, नया अवसर आता है सरकार की तरफ से तुरंत उसके मोबाइल पे या सरकार की कोई ऐप है उस पे ये मैसेज फ्लैश हो जाता है कि there's an opportunity for you, there's a chance for you। तो इस तरीके से जो है इतने बृहद, इतने डिटेल और इतने डीप में और इतने साइंटिफिक ऑर्गेनाइज तरीके से जो है डेटा इकट्ठा होगा, इकट्ठा करने की जरूरत है और डिजिटली होगा। अब जो है पहले जैसे नहीं होगा, तो जिससे जो है ये जो जनगणना होगी वो देश के हित में होगी। भाई एक बात बताइए, ये जो 80-82 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है, इसका क्या पैरामीटर है? भाई इसका सीधा सा पैरामीटर ये है कि जहां तक मुझे याद आता है कि जब यूपीए की गवर्नमेंट 2014 में जो गई है, मोदी आए हैं, उसके ठीक पहले इन्होंने एक खेल खेला। ये फूड सिक्योरिटी एक्ट लेकर के आए और ये हुआ कि गांव के करीब 75% लोग और शहरों के 50% लोग जो इनकम ग्रुप में जो है लो हैं उनको जो है वो फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे और या तो फ्री में या बहुत ही कम पैसे पे उनको राशन दिया जाएगा। अच्छा, ये कहां से लेकर के आए, कहां से देते, ये दूसरी बात है, क्योंकि 2004 में जब ये जीते तो सबको पता था कि बीजेपी आने वाली है, क्योंकि वाजपेयी जी की सरकार बहुत अच्छी चल रही थी। कुछ वोटों से जो है बीजेपी कम रह गई और जो है कांग्रेस की कुछ ही सीट्स ज्यादा थी, लेकिन गठबंधन की सरकार बन गई। ठीक है,
लेकिन उस समय जो है बीजेपी के नेता हुआ करते थे लाल कृष्ण आडवाणी, वो उनको लगता था कि ये कैसे हो गया, जनता को भी लगता था, राजनीतिक पंडितों को भी लगता था। तो वो कहते थे पीएम इन वेटिंग अपने आप को, और लीडर ऑफ अपोजिशन थे उस समय, उन्हीं के चांस थे बनने के, तो वो लीडर ऑफ अपोजिशन थे, वो कहते थे पीएम इन वेटिंग। लेकिन 2004 के बाद 2009 का जब इलेक्शन होता है तो कांग्रेस एक गेम करती है, जितने भी किसानों ने लोन लिया होता है उन किसानों का लोन माफ करने की बात करती है इलेक्शन के कुछ समय पहले, और ये करीब 65,000 करोड़ से ऊपर रुपए होते हैं। तो जनता को लगता है कि लोन से बड़ी तो सरदर्दी और बड़ी बीमारी तो किसी के लिए कुछ नहीं हो सकती है, खासकर उसके लिए जिसकी रेगुलर इनकम नहीं है। भाई जिसकी तनख्वाह आती है 50,000 रुपए, लोन के 5,000 10,000 कट गए तो कोई बात नहीं, हर महीने फिक्स डे को तनख्वाह आ जाएगी, सैलरी आ जाएगी, फिक्स डे को लोन वाला अपना काट लेगा अपना पैसा। लेकिन शेष लोगों के लिए इससे बड़ी सरदर्दी, इससे बड़ा जो है तनाव का कारण और कुछ नहीं हो सकता है। तो किसान थे, उन्होंने भर भर के वोट दिया। जिस सरकार के 2004 में जिस पार्टी के सत्ता में आने की उम्मीद नहीं थी, वो 2009 में ज्यादा बहुमत से लौट के आती है, इस एक गेम प्लान की वजह से, जो किसानों के कर्ज माफी का जो है वादा कांग्रेस ने 2009 में किया था। अब जब उसको ये लग गया कि 2009 में हमने किसानों की कर्ज माफी का वादा किया और हम सत्ता में हमारी वापसी होगी, तो 2014 में भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए, तब ये फूड सिक्योरिटी एक्ट लेके आते हैं। खैर हम जनगणना की बात कर रहे थे, तो ये फूड सिक्योरिटी एक्ट जो होता है वो अनप्लैंड होता है, उनकी कहां से फूड कहां से आएगा, राशन कहां से आएगा, कितना इस पे व्यय होगा। जैसे आजकल राहुल गांधी कुछ भी वायदा कर लेते हैं, कई बार तो उनकी पार्टी के लोग राज्यों में ऐसे ऐसे वायदे कर लेते हैं कि उनके राज्य का टोटल जीडीपी और टोटल इनकम ही उतनी नहीं होती, वो समझ ही नहीं पाते कहां से वो पैसा आएगा। तो किसी तरीके से सत्ता में आ जाए, वादे पूरे करना ना करना इसको कौन देखता है, चाहे केजरीवाल हो, चाहे बहुत सी ऐसी पार्टियां हैं। तो खैर हम बात करते हैं जनगणना की। तो वो जो सिक्योरिटी, ये जो फूड सिक्योरिटी एक्ट था, अभी जो 80-82 हजार लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है, इस जनगणना के बाद ऐसा लगता है कि ये सीमा बढ़ करके, ये संख्या बढ़ करके करीब 95 करोड़ हो सकती है। जब नया जो है डेटा आएगा सामने तो जनसंख्या भी बढ़ी हुई होगी, और जो है अभी अगर जो सरकार ये मान के चलती है फॉर एन एग्जांपल कि इतना पैसा जो है कमाने, प्रति माह कमाने वाला परिवार जो है वो गरीबी रेखा में नहीं आता है, लेकिन जिस तरीके से जो है महंगाई बढ़ रही है और बाकी सारी चीजें हैं, तो अगर जो उसको 6,000 या 8,000 रखा था तो आने वाले समय में 10,000 या 12,000 बढ़ा के कर देंगे, यानी उस इनकम ग्रुप से नीचे और लोगों के आने की संभावना है, जिनकी ये आर्हता होगी कि वो भी जो है ये मुफ्त का जो राशन वाली योजना है उसके लाभार्थी बन सके। तो एक तो जनगणना की बात हो गई। इसके बाद एक और बात करते हैं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा है कि भाई आप अपना मत दीजिए, अपनी राय दीजिए, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। सबको पता है कि जो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में जो है उस समय पीवी नरसिंह राव कांग्रेस की सरकार लेकर के आई थी। तो इसमें जो है जब जल्दीबाजी में आनंद फानन में लाया गया बिल, ऐसा प्रतीत होता है कि नहीं सोचा गया कि जो है 15% लोगों को खुश करने के लिए 85% लोगों को नाराज किया जाएगा, 15% लोगों को साधने के लिए 85% लोगों की जो है उनका जो हक होगा, जो उनका अधिकार होगा वो उनसे छीना जाएगा। उनकी आस्था के साथ, उनके विश्वास के साथ कहीं ना कहीं छल होगा। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट में मामला है। जिस तरीके से डेली जो है ऐसा दिखने में आता है, ऐसा सामने आ रहा है, ऐसे साक्ष्य मिल रहे हैं कि जो है जो भारतीय पूजा स्थल हैं वहां पे जो है मस्जिदें बना दी गई हैं, मजारे बना दी गई हैं, या उनको किसी तरीके से उनका अतिक्रमण कर लिया गया है, उनको बंधक बना लिया गया है। तो ये सरकार क्या उस पर अपना रुख रखती है, केंद्र सरकार, ये देखने वाली बात होगी। कुछ हफ्तों का समय जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सरकार को दिया गया। हालांकि सरकार के जो वकील हैं उन्होंने कहा कि हम खुद इस पर अपना पक्ष रखना चाहते हैं। तो ये एक देखने वाली बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी। अब हम बात करते हैं जो है वक्फ बोर्ड पे। अच्छा,
1991 में जो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आता है, जिसकी वजह से इतनी परेशानियां खड़ी हुई। उसके बाद 1995 में जो है वक्फ बोर्ड कानून आ जाता है। अब उसमें क्या होता है कि वक्फ जो है वो किसी भी भारत की किसी भी संपत्ति को, किसी भी भूमि को अपना बता सकता है, और वहां पे अब तक जो उस पे जो है उस भूमि का इस्तेमाल जिस रूप में भी करता आया है वो क्लेम भी नहीं कर सकता है, और अपनी याचिका लेकर के कोर्ट भी नहीं जा सकता है। कहीं जा सकता है तो वो वक्फ के ट्रिब्यूनल में ही जा सकता है, जहां पे ट्रिब्यूनल का मतलब भी एक तरीके का आप कोर्ट मान लें। लेकिन वक्फ का होगा जिसने खुद प्रॉपर्टी ली है, वही लोग बैठे हुए हैं, तो उसकी बात वो कितना सुनेंगे और क्या सुनेंगे, और उसके हक में क्या फैसला देंगे, जिन्होंने पहले ये फैसला ले लिया कि ये जमीन हमें कब्जा कर लेनी है। तो वक्फ बोर्ड पे भी कानून आना जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है देश के लिए। एक्चुअली ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हो गया, या वक्फ बोर्ड का कानून हो गया, या एनआरसी वगैरह के मुद्दे, ये जितनी जल्दी सुलझ जाए उतना अच्छा है, जिससे कि जो हर इंसान को, हर वर्ग को, हर समुदाय को अपनी स्थिति पता चल सके, और उसके साथ वो अपने आप को अलाइन कर सके, उसके साथ वो सामंजस्य बिठा सके। तो इसका शीघ्रातिशीघ्र हल होना, स्पष्ट होना बहुत आवश्यक है। तो ये एक बात हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं जो है इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ की। तो भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तेजी से बढ़ रहा है, तो ये वर्ष भी इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत संरचनाओं के विकास में नई नई ऊंचाइयां, नए नए छलांग, नए नए कीर्तिमान बनाने वाला होगा, इसमें कोई शक नहीं है। दो राज्यों के इलेक्शन भी 2025 में होंगे, बिहार का और दिल्ली का। दिल्ली का पहले होगा, जनवरी फरवरी में होने के चांसेस हैं, और बिहार का लगभग जो वर्ष के अंत समय में जो है बिहार का इलेक्शन होगा। ये दोनों इलेक्शंस भी बहुत क्रूशियल हैं, क्योंकि दिल्ली में अगर जो हम देखते हैं तो पहली विधानसभा जो है 1993 में बनी थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी जीती थी, और वो जो है 93 से 98 तक की विधानसभा थी। उसके बाद अभी 2025 आ गया, लेकिन भाजपा दोबारा जो है दिल्ली की विधानसभा में सत्ता में वापसी नहीं कर पाई है। और कांग्रेस जो उसके बाद 15 साल तक रही, अभी जो है 2013 से केजरीवाल या उनकी पार्टी है, तो कांग्रेस को भी अभी 12 साल हो गए हैं। तो कांग्रेस भी जो है अपनी वापसी के लिए सारे जो है जद्दोजहद कर रही है, मेहनत कर रही है। भाजपा भी अपनी तरफ से सारी मेहनत कर रही है, और अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए केजरीवाल भी अपनी तरफ से बहुत मेहनत कर रहे हैं। वो जिस तरीके की मेहनत, भाई वायदे कर लेना, पूरे करें या ना करें, ये उनका मेहनत है, तो वो अपनी तरफ से ऐसी मेहनत कर रहे हैं। तो ये हमने बात की 2025 की। तो ये मेन बातें थी 2025 की। अब 2024 की बात करते हैं। 2024 में हमें क्या दिक्कत की गया? तो भाई भारत का पहला, आप समझिएगा, जो सैन्य विमान जो है बनाने का कारखाना खुला टाटा कॉम्प्लेक्स में, वो पहली बार भारत में खुला। यानी सैन्य विमान अब भारत में बनेंगे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके बाद अगर जो हम बात करते हैं, तो पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट भी पहली बार किया गया। लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट भारत में पहली बार 2024 में किया गया। और इसके बाद हम बात करते हैं, और तो जो जम्मू एंड कश्मीर के इलेक्शंस हुए पीसफुल, जहां पे एक लाठी नहीं चली, एक गोली नहीं चली, एक पत्थर नहीं चला, और इतना पीसफुली इलेक्शन जो है वो कंप्लीट हुआ। ऐसा इलेक्शन जिसपे सारे विश्व की नजर थी। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत बड़ी अचीवमेंट थी 2024 की। इसके बाद जो है, हाँ, एक्सपोसेट लॉन्च किया गया था। एक सैटेलाइट लॉन्च की गई 2024 में, जो अपने आप में एक बड़ा कीर्तिमान थी। तो हम ऐसे देखते हैं कि हमारे पास जो 2024 रहा, वो हमें ढेर सारी जो है उपलब्धियां दे करके गया, ढेर सारी यादें दे करके गया, और इतिहास में वो अमर रहेगा। आखिरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात जो 2024 हमें दे करके गया, वो है राम मंदिर का तोहफा।
अयोध्या में भव्य दिव्य राम मंदिर बना, रामलला का मंदिर बना, और जो है जितने भी हिंदू हैं उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। तो सभी बस यही इन्हीं गानों को सुन करके जो है अपने अपने भावों को जो है वो व्यक्त करते रहे, अपने भाव, उनके भाव जो है मन ही मन में उमड़ते घुमड़ते रहे कि राम आएंगे, राम आएंगे, और राम आ गए 2024 में। हमने देखा दुनिया में जितने भी समुदायों के तीर्थ स्थल हैं, सबसे ज्यादा अगर जो कहीं फुटफॉल है, सबसे ज्यादा पर्यटक कहीं पहुंच रहे हैं तो वो राम मंदिर में ही, अयोध्या में ही पहुंच रहे हैं। मथुरा, काशी में भी बहुत ज्यादा संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। पहले यूपी में आने वाले पर्यटकों में सबसे ज्यादा पर्यटक आगरा पहुंचते थे ताजमहल देखने के लिए, लेकिन अब वो बदल चुका है। पूरे भारत की बात करें तो सबसे ज्यादा पर्यटक गोवा जैसी जगहों पे पहुंचते थे, अब वो भी बदल चुका है। अब सबसे ज्यादा पर्यटक कहां पहुंच रहे हैं? अयोध्या पहुंच रहे हैं, रामलला के मंदिर के, रामलला के दर्शन करने के लिए। और दूसरी जो हमारी जो है जो हमारी आस्था के केंद्र हैं, हमारे इष्टों के जो है जन्म स्थान है, उनकी जगहें हैं, चाहे महादेव के लिए जो है काशी हो गया या फिर मथुरा में श्री कृष्ण के लिए हो गया, यहाँ पे पहुंच रहे हैं। तो अब भाई अगर जो हम राम मंदिर के चंदे की भी बात करें तो विश्व में किसी भी समुदाय को उसके तीर्थ स्थल के लिए इतना चंदा नहीं मिला जितना चंदा राम मंदिर के लिए मिला, कि सिर्फ उसके ब्याज के पैसे से ही इतना भव्य और दिव्य राम मंदिर बन गया। अयोध्या को भी विश्व स्तरीय नगरी के रूप में बनाया जा रहा है, चाहे अंदर की सड़कें हों या चाहे उसकी रिंग रोड हो, चाहे देश के बाकी शहरों से, बाकी भाग से अयोध्या की कनेक्टिविटी हो, हर चीज को ध्यान में रख करके, चाहे वहां तक बुलेट ट्रेन पहुंचानी हो, एक्सप्रेसवे पहुंचाना हो, रेलवेज पहुंचानी हो, और रेलवे का एक विश्व स्तरीय प्लेटफॉर्म बन चुका है, विश्व स्तरीय एयरपोर्ट बन चुका है। तो 2024 हमारे लिए बहुत अच्छी और सुखद यादें छोड़ के गया है 2024, और 2025 में हमारी आस है कि हम बहुत कुछ, भारत बहुत कुछ बहुत अच्छा अचीव करेगा। इसी के साथ आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले अंक में। कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।